नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर जीके, मैथ्स और रीजनिंग सभी साथ में हम प्रश्न करने वाले हैं। और इससे आपको एक साथ सारी चीज़ें को जो आप क्वेश्चन जो पैटर्न है सीपीसीटी का, वहाँ पर आपको सब एक साथ देखने को मिलता है। देखिए, जीके और पैसेज को छोड़कर बाकी मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कराने वाला हूँ। ओके, जीके में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कहाँ से क्या कैसे पढ़ना है। आपको ज़्यादा नहीं तो मिसलिनियस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन सी चीज़ें कब स्टार्ट हुई, बड़ा छोटा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम में जो जीके आपसे पूछी जाती है वही आपसे यहाँ पूछी जाएगी, ठीक है। पैसेज में आपको 5 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दरअसल जो है वो क्या रहने वाला है। ओके, देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम निर्देश का अनुवाद मशीन भाषा में दे रहा है, क्या कहते हैं उसे। कोई प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। इसको एक बार में जो है प्रोग्राम निर्देश देता है और इसको मशीन भाषा में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर इंटरप्रेटर, सीपीयू, कंपाइलर या बात की जाए प्रोसेसर। तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना रहता है, तो ये जो है इंटरप्रेटर का काम होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, याद रखना है, इंटरप्रेट क्या करता है, जो प्रोग्राम होते हैं, निर्देश होते हैं, उनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को समझती है, तो इसीलिए जो है यही इंटरप्रेटर जो रहता है यह काम करने में, मशीन भाषा में कन्वर्ट करने में हमें मदद करता है। सीपीयू जो है, ये बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं इसे, ठीक है। कंपाइलर, कंपाइल करने के लिए यूज किया जाता है प्रोग्राम को। और प्रोसेसर होता है जो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस हो गया, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, माइक्रो प्रोसेसर जिसे बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एमएस पावर पॉइंट 2013 में डिजाइन टेम्पलेट्स का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू कमांड का उपयोग किया जाता है। आप पावर पॉइंट 2013 खोलिए, ठीक है। उसमें आपको डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करना है। डिजाइन टेम्पलेट अलग अलग तरीके की होती है। इसमें हमें पूछा गया है कि उसकी जो लोकेशन है, यहाँ किस तरीके से हम जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, उसके बाद हम स्लाइड डिजाइन में जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर रिव्यू में जाएंगे, फिर उसके बाद स्लाइड डिजाइन में जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, फिर स्लाइड डिजाइन में जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे और फिर स्लाइड डिजाइन में जाएंगे। देखिए, स्लाइड का हमें डिजाइन तैयार करना है, डिजाइन हमें देखना है, तो आप किस फॉर्मेट में उसको डिजाइन करना चाहते हो, ये बहुत जरूरी होता है। तो हम पहले फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद जो है वो स्लाइड डिजाइन में हम जाएंगे। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फॉर्मेट में जाने के बाद हम स्लाइड डिजाइन में जाएंगे, तब हमें जो है यह चीजें देखने को मिलेंगी, डिजाइन टेम्पलेट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशेषीकृत प्रोग्राम जो वेब पर जानकारी ढूंढने में यूजर्स की मदद करता है, उनको कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंजन, लोकेटर इंजन, वेब ब्राउजर या सर्च इंजन। आप कभी भी कोई भी, जैसे कि आप गूगल खोलते हो, ठीक है। गूगल खोला आपने, आप कोई भी जानकारी, जैसे कि आपका सीपीसीटी का एडमिट कार्ड है, आपको डाउनलोड करना है, तो आप क्या सीपीसीटी की वेबसाइट खोलोगे। तो जो यूजर्स है वो सीपीसीटी की वेबसाइट खोल के और जो है आपको वहां पर जो चीज आप ढूंढना चाहते हो उसमें मदद करता है। ये कौन होता है, यह होता है हमारा सर्च इंजन, सर्च इंजन, ठीक है। याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। जैसे कि गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है। बिंग हो गया, ये भी एक सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। तो याद रखना है इन सभी को आपको। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, किसी किसी व्यक्तियों द्वारा उनकी गलत पहचान बता के आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपसे कोई जानकारी ले रहा है, ठीक है, अपनी पहचान को गलत बता के, और आपसे जो है आपके जैसे कि अकाउंट नंबर आपसे मांग लेता है कोई भी, और आप नहीं देना चाहते। वो अपने बारे में ऐसा ऐसा बना के, नहीं कि मैं बैंक एजेंट बोल रहा हूँ, एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ, और आपसे जानकारी सारी चीज़ें ले लेता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कंप्यूटर की भाषा में। ऑप्शन है यहाँ पर फिशिंग ट्रिप्स, कंप्यूटर वायरस, विशेष फंक्शन कार्ड या स्कैनर्स।
तो देखिए कुछ ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा दोगे, स्कैनर तो होता ही नहीं है, स्कैनर आप पता है स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, जो कि एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। विशेष फंक्शन कार्ड, भाई कार्ड की कहाँ से बात होगी, यहाँ तो व्यक्ति की बात होती है, ये भी गया। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस आप सभी को पता है कि अलग अलग जो है वायरस होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को बात की जाए डैमेज करते हैं, आपके कंप्यूटर को डैमेज करते हैं। बचा हुआ हमारा फिशिंग ट्रिप्स, ये फिशिंग जो रहती है यही जो है बात की जाए इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोई भी आपसे व्यक्ति, देखिए व्यक्तियों की बात की गई है यहाँ पर, तो इन सब में आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है? फिशिंग जो है व्यक्तियों द्वारा ली गई आपसे गोपनीय जानकारी ही जो है फिशिंग कहलाती है, फिशिंग ट्रिप्स कहलाती है व्यक्तियों द्वारा। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, डैश इम्पैक्ट का वह विशेष प्रकार जो आपको यह निर्दिष्ट करने देते हैं कि आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर किस प्रकार नेविगेट करें, ठीक है। एक स्लाइड से आपको दूसरे स्लाइड में नेविगेट करना है, ये किस से हमें देखने को मिलेगा? स्पेशल एनिमेशन, ट्रांजिशन या मर्ज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ट्रांजिशन के माध्यम से आप जो है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में नेविगेशन करने किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक वैध इंजन फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। इमेज फॉर्मेट है, यहाँ पर पूछा गया है इमेज फॉर्मेट, TIFF, GIF, JPEG और MPEG। इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, MPEG। ये किसी भी प्रकार का इमेज फॉर्मेट नहीं होता है। TIFF होता है, GIFF होता है, JPEG होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का, GIF का होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और JPEG का होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो रहता है वो GPIG का फुल फॉर्म है। ये एनिमेशन के फॉर्म में ये चलचित्र एक तरीके से इसमें देखने को मिलती हैं। इसमें हमें देखिए इंटरचेंज ही आपको बताता है, यहाँ पर इंटरचेंज हो रही है इमेज वहाँ पर, ओके। तो ये आपको जो है GIF में देखने को मिलता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब चित्र फोटोग्राफी को या बहुत सारे रंग हो तो कौन से फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है? आपके साथ बहुत सारे, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि चलचित्र आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर बदलती हुई देखने को मिलती हैं। ऑप्शन है यहाँ पर JPEG, TIF, VMP या PIC। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, JPEG। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए जॉइंट है ये फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो है फोटोग्राफिक जॉइंट होते हैं, तो यही हमसे पूछा गया कि बहुत सारे रंग या फोटोग्राफी ये हमें किस में देखने को मिलता है? तो JP जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जो है इसका फुल फॉर्म होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बस देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, वो क्वेश्चन की भाषा को चेंज करने, क्वेश्चन की भाषा आप समझ गए। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप 2-3 बार उसको पढ़ो अच्छे से और समझो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसी के हिसाब से आपको आंसर करना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ग्राफिक वर्णों का एक परिवार जिसमें आमतौर पर कई प्रकार के आकार शैलियां शामिल होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ग्राफिक्स वर्ण कहा गया है। ग्राफिक्स वर्ण होता है ग्राफिक्स कलर वगैरह का एक परिवार, ठीक है। टाइफेस, फॉन्ट, पॉइंट या लिंक। देखिए कुछ ऑप्शन तो आप इसे वैसे ही एलिमिनेट कर पाओगे। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट तो हमें स्टाइल बताता है किसी भी चीज का, डार्क फॉन्ट हो गया, बोल्ड फॉन्ट हो गया, ये सब चीजें, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वर्णक की बात की गई है, वर्णों की बात की गई है। पॉइंट, ये तो पॉइंट इस तरीके का होता है। लिंक, किसी भी चीज में हमें कोई भी लिंक है और उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, ये लिंक प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर ग्राफिक्स वर्णों का एक परिवार जिसमें आमतौर पर कई प्रकार के आकार और शैलियां शामिल होती हैं, ये हमें टाइफेस में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, MS एक्सेल 2013 में वर्कशीट टैब के बीच दाएं मतलब होता है राइट से लेफ्ट की ओर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? ठीक है, MS एक्सेल हम किस लिए यूज करते हैं? स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज करते हैं।
ठीक है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अल्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप, अल्ट प्लस पेज अप। इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज करते हैं जब हमें दाएं से बाएं जाना है, यानी राइट से लेफ्ट जाना है, स्विच करना है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह मैग्नेटिक स्टोरेज चिप जिसका उपयोग डेटा को नॉन वोलेटाइल डायरेक्टेड एक्सेस स्टोरेज प्रदान करने के लिए होता है, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, नॉन वोलेटाइल डायरेक्टेड एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। और ये ऑप्शन है यहाँ पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी या मैग्नेटिक बबल मेमोरी। इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मैग्नेटिक बबल मेमोरी जो रहती है यह है नॉन वोलेटाइल डायरेक्टेड एक्सेस स्टोरेज होती है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अटैकर का किस प्रकार का अटैक पीयर टू पीयर यानी पीयर से पीयर नेटवर्क के प्रतिक्रिया को नष्ट कर देता है? ठीक है, अटैकर किस प्रकार का अटैक होता है? मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग, ड्यूटूर या ब्लैकमेल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ड्यूटूर। ड्यूटूर जो रहता है ये एक अटैकर होता है जो पीर टू पीर नेटवर्क के को नष्ट कर देता है, यानी कनेक्शन को फेल कर देता है। ये सब मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग, ब्लैकमेल ये सब चीजें अलग चीजें हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, पहला डायल अप कनेक्शन किस वर्ष बनाया गया था? 1965, 1960, 1970, 1975। ये बनाया गया था 1965 में। ओके, डायरेक्ट याद रखना है, 1965 में डायल अप कनेक्शन था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एमएस एक्सेल के चयनित कॉलम को छिपाने के लिए किस कुंजी का? कोई एमएस एक्सेल है, उसमें हमने एक कॉलम को इसको सेलेक्ट किया है और इसे हमें छुपाना है, तो कंट्रोल+9, कंट्रोल+0, कंट्रोल+8, कंट्रोल+1। तो इसमें हम कंट्रोल+0, ठीक है, 0 मतलब याद रखो वो पूरा छुप जाता है, 0 खत्म ही हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल+0 करके याद रखिए आप, चयनित कॉलम को हम छिपाने में इसका मदद करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को सेव के लिए, सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर पीडीएफएम, पीडीएफ, एडीएफ या पीडीटी। तो आप सभी को पता होगा जो एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होती है जिसे हम पीडीएफ बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये हमें जो है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन। तो ये हमें एडोब रीडर में हमें रीड करने के लिए इस फॉर्मेट में हमारे पास होना चाहिए और ये होती है पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इंटरनेट सर्विस डैश, ये आईपीएस नहीं, इंटरनेट आईएसपी। ठीक है, इसे यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है क्वेश्चन में, आईएसपी का पूर्ण स्वरूप पूछा गया है। देखिए इंटरनेट सर्विस, तो इसका तो हो जाएगा हमारा इंटरनेट सर्विस। ठीक है, इन दोनों का, आई से इंटरनेट, एस से सर्विस और पी से हो जाएगा प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन हो जाएगा, देखिए प्रोटोकॉल नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, प्रोवाइडर, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर होता है। तो ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म हमेशा आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर डैश, कंप्यूटर को शुरू करने के या फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बूटिंग, बायोस, पोस्ट या सीकॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बूटिंग। बूटिंग कहते हैं जब भी हम कोई कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसे बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग आपको दो तरह की देखने को मिलती है, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, हॉट क्या होता है? हॉट जैसे कि अभी ये कंप्यूटर चालू है, अगर मैं इसको रिस्टार्ट मारूंगा तो वो हॉट बूटिंग कहलाएगी, रीस्टार्ट करना। ठीक है, कोल्ड बूटिंग पहले से ही बंद है, शट डाउन है, और इसको मैं चालू कर रहा हूं तो वो हो जाएगी हमारी चालू करना, तो ये हमारी हो जाएगी कोल्ड बूटिंग, यानी पहले से ही वो बंद है और उसको मैं चालू कर रहा हूँ। शट डाउन पीसी को या लैपटॉप को आप चालू करोगे तो वो हो जाएगी हमारी कोल्ड बूटिंग, और पहले से ही चालू है उसको रिस्टार्ट मार रहे हो तो वो हो जाएगी हॉट बूटिंग। ओके, याद रखें।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है इसमें कि Alt+F4 कुंजी को एक साथ दबाने से वह प्रोग्राम डैश हो जाता है जो कार्य करते हुए रुक जाता है। प्रारंभ, खुला, फिर से आरंभ या बंद हो जाए। तो Alt+F4 आप दबाओगे ना तो जो आपके पास विंडो खुली होगी, प्रोग्राम खुला होगा, वो बंद हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग स्थानीय क्लाइमेट से रिमोट सर्वर पर ईमेल को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है? HTTP, IMAP, FTP या ICMC? ठीक है, इसका आंसर दरअसल हो जाएगा IMAP। ठीक है, IMAP जो रहता है यह इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है जो एक सर्वर से ईमेल तक पहुंचने में हमें एक मानक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, पहुंचाता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP की बात की जाए फाइल ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और वहीं बात की जाए तो ICMP यह है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है जो एक नेटवर्क लेयर, जैसे कि आपने TCP/IP मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था नेटवर्किंग लेयर, OSI मॉडल हो गया, TCP/IP मॉडल होगा, तो इसमें नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल नेटवर्क लेयर में एरर हैंडलिंग के लिए किया जाता है इन सबका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूछा गया था रिमोट सर्वर्स पर ईमेल को एक्सेस करना, ये हमें IMAP के माध्यम से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, MS पावर पॉइंट में आप शॉर्टकट कुंजी Ctrl+T का उपयोग किस उद्देश्य से करते हो? ठीक है, MS पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड को डुप्लीट करने में, चयनित स्लाइड कट करने में, चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक पेस्ट करने में, और नई स्लाइड बनाने में। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने में हम Ctrl+T का यूज करते हैं। ठीक है, चयनित स्लाइड को कट करना है तो Ctrl+X का यूज करेंगे। ठीक है, पेस्ट करना है तो Ctrl+V का यूज करेंगे। नई स्लाइड बनाना है Ctrl+N का यूज करेंगे। इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र को आपको उपकरण का नाम बताना है, ये चीज क्या है? आपने अगर देखी हो ऐसी चीज कंप्यूटर में लगी होती है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, माइक्रोफोन होती है, पेन ड्राइव होती है। देखिए 2-3 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दोगे, बचा एक ऑप्शन। माइक्रोफोन आप सभी को पता है, माइक्रोफोन आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, पेन ड्राइव भी आपने देखी है। पेन ड्राइव तो हमारी कुछ इस तरीके की होती है, ऐसी होती है कि नहीं होती? ठीक है, ये हो गई पेन ड्राइव। ये भी गया। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हमारी कुछ इस तरीके की होती है। मैं आपको हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की होती है, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, मेरे पास रखी हुई है तो वो भी आप देख पाओगे। या जस्ट सेकंड, आपको मैं अभी बताता हूँ। ये देखिए, ये होती है हार्ड डिस्क। ये देख रहे हो, ये वाली शायद आपको दिख रहा होगा। एक बार में ये वाली, ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, मेरे ये PC की लैपटॉप की ख़राब हो गई थी। और फिर उसके बाद ये SSD, ये देख रहे हो, ये भी होती है। आजकल SSD बहुत यूज होती है। SSD हर कोई आजकल यूज मतलब अपने सिस्टम में, या जो भी कोई खरीदता है वो SSD फास्ट होती है, महंगी होती है, पर वो आपको महंगी मिलती है। ठीक है, पर बहुत अच्छी होती है। इससे आपका प्रोसेसर अच्छा होता है, कंप्यूटर अच्छा चलने लगता है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क भी नहीं है, बचा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होती है हमारी, ये रैम लगी होती है। तो रैम आपने देखा 4 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, इस तरीके की। तो ये कंप्यूटर में दरअसल रैम। अगला प्रश्न देखिए, OCR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल GPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, या अदर कैरेक्टर रजिस्टरिंग। तो आसान है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, MS वर्ड में
सब स्क्रिप्ट प्रभाव चालू करने के लिए आप कौन सी यूएनजी का यूज करोगे? MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड। सब स्क्रिप्ट एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये दो तरह की होती हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या है? सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट पूछा गया है, तो इसमें हम जो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू का यूज करते हैं। ये हम किस लिए करते हैं? सब स्क्रिप्ट में, ठीक है, सब स्क्रिप्ट में। अगर आपसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 100 बता देता हूँ। चलिए देखिए, ये आप देख रहे हो, जैसे ही होम में जाओगे ना तो यहाँ पर ये चीजें आप देखेंगी, मैंने यहाँ पर लिया है, यानी ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके का फॉर्म में, जैसे कि आपने देखा होगा जो फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि H2SO4 लिखा हूँ मैंने, तो ये आप नीचे देख रहे हो, ये 4 आ गया है। तो ये किसके माध्यम से? हमें सब स्क्रिप्ट के माध्यम से देखने को मिलता है। इस तरीके के फॉर्मूले हमें लिख पाओगे। और सुपर स्क्रिप्ट जैसे कि A² + B² + 2AB, ये हमने लिखा है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर लगा हुआ है तो ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो याद रखने का तरीका है, ऊपर मतलब सुपर, सुपर से भी ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे, तो ऐसे करके आप याद सकते हो। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर कंट्रोल इक्वल टू का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ओके, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निकटतम पूर्णांक या सार्थक अंकों के निकटतम गुणन के पूर्णांक करता है? तो ये करता है फ्लोर मैथ, ठीक है, याद रखना है, फ्लोर मैथ। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाए, ओके। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे पहचान की बायोमेट्रिक विधियों के रूप में नहीं माना जाता है? कार्ड रीडर, आइरिस रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट स्कैन या फेशियल? देखिए हमें पूछा गया बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आप सभी को पता होगा, आंखों की जो पुतली होती है आइरिस, इसके माध्यम से करते हैं। जैसे कि आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो वो लोग लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, फेस, पूरा फेस स्कैन करना, ये भी बायोमेट्री में आता है। कार्ड रीडर जो है इसमें नहीं आता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ओके। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कंप्यूटर को बूट करते समय कौन सी बैच फाइल पढ़ी जाती है? कंप्यूटर को जब आप बूट करते हो तो उसमें कौन सी बैच फाइल पढ़ी जाती है? ऑटो एक्सेस डॉट बैट, ऑटो बैच, ऑटो डॉट बैट, या बात की जाए ऑटो स्लैश बैट? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ऑटो एक्सेस डॉट सी डॉट बैट, ओके। तो ये जो है बैच फाइल होती है जो कंप्यूटर को बूट करते समय पढ़ते हैं, तो याद रखना है इसको, ओके। तो ये थे कंप्यूटर के क्वेश्चन। अब हम यहाँ से जो है आगे मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ओके। मैथ्स और रीजनिंग के देखिए पहला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप बताइए। और सिंपल सा प्रश्न है, देखिए जोड़ घटाना करना है, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 5163, और ये वाला भी प्लस में 3209। तो इसको जोड़ लेंगे, 9 और 3 12 होता है, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे 4018, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 4, 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 3 और 4। तो यहाँ पर देखिए 5354, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए ये वाला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें देखिए क्या बोला गया है कि 264 दिया हुआ है, फिर 262 दिया हुआ है, 271, 243 और 308 ये दिया हुआ है। देखिए पहले हमें संख्या एकदम से नीचे घटती हुई दिख रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घटती है, फिर बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर पहले किसी में जोड़ा गया है और फिर घटाया गया है, फिर जोड़ा गया है, फिर घटाया गया है, इस तरीके से हमें ये देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे 264 से हमें कितना देखने को मिल रहा है 262, यानी 2 का अंतर हमें देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। इसमें आप देखोगे, इसमें देखोगे कितने का अंतर हो रहा है हमारा, ये तो 8 9 का अंतर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 9 का है, मतलब कॉम्बिनेशन कुछ बैठ नहीं रहा, और कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 9 में कोई मतलब वही चीज ही नहीं बैठ रही। अगर 4 और 9 होता तो सोच लेते 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, पर ऐसा नहीं है ना। देखिए अगर मैं इसमें -1 का स्क्वायर और +1 करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखिए 262 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरीके से
अब यहाँ पर देखिए एकदम से बड़ी हुई है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ये 9 हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 262 से प्लस करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर 1 का किया है, यहाँ पर मैं किसका करूँगा, 2 का करूँगा। 2 दूनी 4, 1 5 होता है, यानी क्यूब करना पड़ेगा मुझे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 + 1, तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 271 हो जाएगा। तो मुझे फिर यहाँ पर भी क्यूब करना पड़ेगा, एक का क्यूब करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 271 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 243 हो रहा है। तो यहाँ पर 1 का किया, यहाँ पर 2 का किया, तो यहाँ पर मुझे 3 का करना पड़ेगा और +1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 × 9 9 × 27, 27 और 1 28। यहाँ पर मैं 28 घटाऊंगा तो देखिए 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेगा और 2 243 मिल गया, यहाँ पर मिल गया बिल्कुल। इसी तरीके से मैं आगे करूँगा 243 प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 का क्यूब +1, 4 चुक 16, 16 चुक 64 और 1 65, यानी आप देखोगे 243 में 65 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ पर 308 मिल रहा है, जो कि यहाँ पर दिया। तो बस आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब +1 करना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब होता है 55 25 25 5 125 और 1 26, 308 में 126 जोड़ूंगा तो यहाँ से देखिए 8 और 6 14, 3 और 4, 434 हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा ये माइनस करना पड़ेगा, नहीं माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा, -126 करूंगा तो यहाँ पर 2 8 और यहाँ पर कितना बचेगा 1 182, यानी 4th ऑप्शन इसका आंसर। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न था, आई होप समझ में आ गया हो। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर 1000 की राशि 2 किस्तों में उधार दिया गया है। एक 6% सालाना ब्याज पर, दूसरा सालाना 8 ब्याज पर। वार्षिक आय रुपए जो है 75 है, तो वह राशि कितनी होगी जो 8% पर हमें दी गई है। ठीक है, साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज पे हमें कहा गया है 1000 रुपए की राशि है, इसको 2 भागों में इस तरीके से बांटा गया है कि एक को 6% पर दिया गया है, दूसरे को 8% पर दिया गया है। टोटल हमें मिल रहा है इसमें से 75। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें जो देखिए 6% साधारण ब्याज पर और दूसरा सालाना, एक साल में इतने पर और दूसरे साल में हमें इतने पर साधारण ब्याज पर वार्षिक आय इतनी मिल रही है। तो हमें बताना है कि 8 पर जो है कितनी दी हुई है। देखिए इस सबको मैं हटा दूंगा, 1000 रुपए की राशि है। चलिए मैंने मान लिया पहले एक्स है, ठीक है, 2 हिस्से उधार दिए हैं, इसमें से एक्स दिया हुआ है तो एक को 6% पे दिया हुआ है। ठीक है, 6% पे दिया हुआ है और ये 1 साल के लिए है अपॉन 100। ठीक है, दूसरे सालाना ये कितना दे रहा है, तो 1000 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ये 8% पे दे रहा है, ये दूसरे साल का, मतलब दूसरे सालाना मतलब इसका भी एक ही होगा अपॉन 100। ठीक है, तो वार्षिक आय यानी दोनों की जोड़कर हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, यहाँ पर 75 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से देखिए 6x अपॉन 100 प्लस, यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 8000 माइनस 8x बराबर 70। तो यहाँ से ये 100 हटा के मैं इधर लगा दूंगा, यहाँ पर डबल 0। ओके, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये 8 है, ये 7.5 है, तो 500 बचेगा बराबर 2x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 250 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी 250 आ गई है, हमें निकालना है 8 का। तो 8 पर देखिए 1000 थी, 250 इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 5, और यहाँ ये कितना है 250 है। ठीक है, तो यहाँ से 0 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, यानी 750। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था, सेकंड वाली का निकालना था कि कितनी राशि दी थी, तो 750 दी थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक दुकानदार ने 45 रुपए प्रति किलो की दर से 30 किलोग्राम गेहूं खरीदा है। उसने 50 प्रति किलो की दर से कुल मात्रा का 40% बेच दिया। शेष मात्रा को वह कितनी किस कीमत पर बेचे कि प्रति किलो उसे 25% का लाभ हो जाए टोटल पूरा।
ठीक है, टोटल पूरा जो है उसे 25% का लाभ होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम टोटल निकालेंगे 45 रुपए के हिसाब से 30 किलो का कितना हो रहा है यहाँ पर 0, 15 हाथ से लगा 1, 12, 1, 13 यानी 13.5, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि 50 रुपए के हिसाब से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो मात्रा है 40% बेचा है, यानी कुल मात्रा का 40%, यानी आप देखोगे 30 किलोग्राम गेहूं है तो इसका आप 40% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, 12 हो जाएगा। तो ये कितना 12 मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 12 पंजे 60 यानी 600, ये कितना हो गया 600 हो गया। ठीक है, अब 12 किलो चावल उसने कितने पे बेचे हैं 50 पे, तो उसे 600 मिल रहे हैं। टोटल हमारे इतने थे, ठीक है नहीं, इतने थे। अब देखिए ये हमें ओवरऑल 25% लाभ प्राप्त होना चाहिए, 25% लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 1350 में 25% का लाभ प्राप्त हमें करना है। तो इस तरीके से मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ से 25 पंजे 125, 25 चौको 100। ठीक है, फिर मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 0 पचम 25 हाथ से लगा 2, 5 15, 16 17 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6। ठीक है, तो अब इसे 4 से मैं डिवाइड करूंगा। यहाँ पर देखिए 4 से जाएगा 4 एकन 4, 4 छंगे 24, 24 3 बचेगा, 4 7 28, 4 8 32, 32 3 बचेगा, फिर 4 7 28 और फिर 4 पंजे 20, यानी 1687.5। ये हमारा जो है बात की जाए तो इतना अगर 25% लाभ पर बेचाऊंगा तो मुझे इतना जो है इतनी का प्राइस मिलेगा पूरा ओवरऑल। लेकिन इसने 12 किलो चावल जो है वो पहले ही 50 के हिसाब से बेच दिए गए। ठीक है, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा क्योंकि ये भी तो जुड़ा है ना इसमें। तो यहाँ पर देखिए 16 5 यानी 600, इसमें से माइनस करूंगा तो 1087.5 इतना बचा है। अब इतना जो चावल बचा हुआ है, मतलब इतना जो हमें रुपए जो है ये कितने चावल का होना चाहिए 18 किलो का होना चाहिए, क्योंकि 12 का हमने जो है 600 में बेचा है। तो बचे हुए टोटल जो थे वो कितने थे 30 थे, 12 बेच चुका हूँ तो 18 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो यहाँ से हमने देखी टोटल 18 से मैं डिवाइड करूंगा तो पर किलो के हिसाब से आ जाएंगे। भाई 18 किलो का है पूरा इतना प्राइस, तो हमें यहाँ पर प्रति किलो में बेचा है कितना, तो ये हमें निकालना है दूसरे वाले का, शेष वाले का। तो यहाँ से देखिए 18 से मैं जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 18 पंजा 90, 18 छेंगे 108। ठीक है, 18 छेंगे 108 और 7.5 है, मतलब देखा जाए तो अप्रोक्स हम 60 मान के चल सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर डिजिट में दिए हुए ना कि दशमलव में, मतलब इंटीजर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, देखिए एक बार मैं ओवरऑल फिर समझा देता हूँ। 45 किलो के हिसाब से 30 किलोग्राम चावल थे इसमें खरीदे हैं। ठीक है, तो टोटल उसे जो है 1350 रुपए के पड़ रहे हैं। फिर उसने क्या किया है कि 12 किलो चावल जो है वो 50 रुपए के हिसाब से बेचे हैं, तो 600 रुपए में बेचे हैं। तो बचे हुए कितने 18 किलो बचे। अब जो 18 किलो बचे हुए हैं तो इसने ओवरऑल देखा जाए कि 1300 पे 1350 पैसे 25% का लाभ प्राप्त होना है। तो मैंने ओवरऑल यहाँ पर निकाल लिया इतना। ठीक है, 600 का वो पहले से ऑलरेडी बेच चुका है, बचे हुए यहाँ पर इतना है, तो 18 की ये इतनी प्राइस होगी। तो पर के हिसाब से निकालना है हमें, पर किलो के हिसाब से, तो मैंने 18 का यहाँ पे डिवाइड किया। तो जो बाकी के जो 18 किलो चावल है वो 60 रुपए किलो के हिसाब से बेचेगा। और ठीक है, और शुरुआत के जो 12 किलो चावल है वो 50 के हिसाब से बेचेगा, तो हमें 25% का लाभ प्राप्त होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। इसमें हमें 4/9, 2/7, 3/8, 6/13 और 5/11 अवरोही क्रम में रखा जाए तो दूसरे स्थान पर कौन सा अंश है। ठीक है, अवरोही क्रम में आरोही अवरोही, अवरोही आरोही अवरोही। एक तो हिंदी में समझ में नहीं आता कि आरोही डिक्रीजिंग है, इंग्लिश में क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा रहता है तो बढ़ते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है तो घटते क्रम में, ऐसे रहता है। तो देखो दोनों ही चीजें बता देता हूँ मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ, अगर आपको इसका हिंदी का मतलब पता है। अवरोही, अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम होता है, जहां तक है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों में कंपेरिजन करेंगे हम। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर
हमें यहाँ पर दूसरे नंबर का निकालना है, ठीक है, दूसरे नंबर का हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 28 और ये 18, इसमें छोटा ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें दोनों में देख लेते हैं, ये 66 और ये 13 पंजा 65, तो इसमें ये वाला छोटा हो गया, ठीक है, ये वाला छोटा हो गया, यानी 2/7, 5/11, 3/8। अब इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए इसका इसमें करूँगा तो ये 16, 21, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये देखिए 2:7 और 5:11, ये बचा है 22 और 35। तो यहाँ पर ये सबसे छोटा हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया। यानी अगर देखा जाए तो 5/11 जो है दूसरे नंबर का आएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, तो दूसरे नंबर का मैंने यहाँ पर ये बताया है कि दूसरे नंबर का ये सबसे छोटा है। देखिए सबसे छोटा 2/7 है, उसके बाद देखा जाए तो 5/11 है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो है हमने क्या निकाला था, ये निकाला था। फिर उसके बाद इनमें से कंपैरिजन निकाला तो दूसरे नंबर का 5/11 हो जाए। ओके, तो ये इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना था इसका। अगला प्रश्न यहाँ पर, एक संख्या और उसके 2/3 का अंतर 24 है, तो हमें बताना है संख्या पता करना। एक संख्या है और इसके 2/3 का अंतर बराबर 24 है, ठीक है। तो 3x - 2x अपॉन 3 इक्वल टू 24। तो यहाँ से देखिए 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेगा, 24 × 3, 24 टे कितना होता है 72 होता है, x इक्वल टू 72 आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब यहाँ से हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए रीजनिंग में ADE का संबंध जो है FG से, तो देखिए ABCD, फिर D और E आया है। यहाँ पर देखते हैं E के बाद हमें देखने को मिला है FG, फिर G के बाद HIJ। यानी हमने देखा शुरुआत के दो यहाँ पर कम हो रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब शुरुआत के दो यहाँ पर जोड़ रहे हैं और इसमें लास्ट में जोड़ रहे हैं, बाकी यहाँ पर जो है कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी तरीके से हम इनका निकालने वाले हैं KNO का। देखिए KLMN यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, फिर NO है, बिल्कुल सही है। फिर O के बाद क्या आता है, MNO के बाद आता है P के बाद Q आएगा, Q के बाद RST, क्योंकि 2 छोड़ना है हमें लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PQT, यानी हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें भाग का मतलब जो दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का मतलब दिया हुआ है प्लस का मतलब दिया हुआ है यहाँ पर माइनस, और माइनस का मतलब दिया हुआ है डिवाइड। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आसान है, 16। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो 3 कर दूंगा मैं। फिर यहाँ पर देखिए प्लस दिया हुआ है तो प्लस का मतलब माइनस है, तो यहाँ पर 5 कर दूंगा, और माइनस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड, ठीक है, माइनस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ से 4 कर दूंगा। तो यहाँ देखिए 16 + 3 - 5/2 × 4। तो यहाँ से देखिए 4 दूना 8, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 19। तो 19 में से 10 जाएंगे तो 9 बचेगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुणाल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 10 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है, यानी 10 मीटर इधर चल रहा है, ऊपर इधर चल रहा है 10 मीटर, ठीक है। फिर वह 6 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। भाई उत्तर की ओर चला है, फिर वो दक्षिण की ओर फिर चला है, मतलब नीचे की तरफ आया है 6 मीटर। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, यानी 3 किलोमीटर इधर चला है। फिर अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूरी पर है। भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक की 6 है, तो ये 4 बचेगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो है 3 है, तो इसकी दूरी पूछी गई कितना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थिति से देखा जाए तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है, तो उत्तर पूर्व, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्वी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में कराती है, वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। एक महिला है, ये मान लिए महिला है, ठीक है, एक महिला, एक पुरुष का परिचय, एक पुरुष खड़ा हुआ है, ये पुरुष है,
बालों में जेल लगाए खड़ा हुआ है इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, एक महिला एक पुरुष का परिचय कराते हुए अपनी माँ के भाई, यानी इसकी माँ है उसका भाई है, तो माँ का भाई कौन लगता है, मामा लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, मामा का पुत्र, मामा का पुत्र है तो ये इन दोनों कजन हुए एक तरीके से देखा जाए। तो वह आदमी, यानी ये जो आदमी है, वह आदमी मतलब ये वाला आदमी उससे किस प्रकार संबंधित होगा, भतीजा, पुत्र, चचेरा भाई या चाचा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चचेरा भाई, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक महिला एक पुरुष का परिचय करा रही है, एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के भाई, अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में कराती है। ठीक है, पुत्र के रूप में कराती है। तो यहाँ पर वह आदमी महिला से किस तरह से संबंध, भाई ये इसकी माँ है, इसका बाप है, मतलब ये मामा है, तो जाहिर सी बात है ये इसका भांजा लगा, तो ये कजन हुए ना एक दूसरे के। तो यहाँ पर कजन चचेरा भाई बोल दिया गया है, हिंदी में कजन भाई भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ममेरा भाई भी बोल सकते हैं, तो चचेरा भाई बोल दिया है दरअसल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी ये थोड़ा चचेरा भाई नहीं होना चाहिए, ममेरा भाई हो जाए, कजन हो जाए तो ये ज़्यादा सही रहता है। चाचा, पुत्र, मुत्र ये सब तो बिल्कुल नहीं लगने वाले। अगला प्रश्न देखिए, इन तीनों शब्दों का सबसे उचित विवरण देने के लिए विकल्प बताइए। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइन या आयोडीन निष्क्रिय गैसों का नाम है। ये वे गैस हैं जो कमरे के ताप पर पाए जाते हैं। संक्रमण तत्व में हैलोजन है। तो ये तीनों ही जो है वो हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आप इसका आंसर बिल्कुल बाकायदा दे पाओगे। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जो है हैलोजन के ग्रुप में होते हैं केमिस्ट्री में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से आठवां के दाईं ओर सातवां है। दायां मतलब होता है राइट साइड, दाएं से 18वां। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गया। 18वें के दाईं ओर सातवां, यानी इसी के सातवां। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा इस तरीके का साइन, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, भरोसा रखिए। आपको 75 में से मात्र 38 मार्क्स चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है लाना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।